एक जो है राजस्थान का लड़का है जिसका नाम है नितिन, और इनका बेटा आईटीबीपी में सिलेक्शन हो चुका है। ये पहले से ही आईटीबीपी में अभी कार्यरत है, ये काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो बच्चों आज जरा जानते हैं इनके बारे में कि इनका एक्सपीरियंस क्या क्या रहा वहाँ पर जॉब्स के बारे में, और इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, और इन्होंने पढ़ाई कैसे करी वो भी जानते हैं। आपके फादर और जो मदर हैं वो क्या काम करते हैं? फादर मेरे फार्मर ही है, कभी कुछ काम, कभी ड्राइवरी करते हैं, कभी खेती बाड़ी करते हैं। तो पैसे के लिए या फिर ये लगा लो कि फाइनेंशियली हम थोड़े कमज़ोर हैं, और वो चीज़ कहीं ना कहीं खलती है। कोई बच्चा अगर तैयारी करता है तो पैसे भी लगते हैं, कहीं बाहर भी रहना पड़ता है। मम्मी हाउस वाइफ है, वो भी सिलाई वगैरह करके थोड़ा कुछ काम करके पैसे वैसे जुटाती हैं, और उसी चीज़ को लेकर मेरी पूरी तैयारी हो पाई है। 160 में से बेटा देखो 151 नंबर थे, तो आप सोच सकते हैं और 151 नंबर लाने के लिए क्या हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, मुझे ये बताना जीके, आपने जीके कैसे पढ़ी? जीके में मैंने सब्जेक्ट को कट कर दिया था, काफ़ी सारे पोर्शन को मैंने कट कर दिया था, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ा था जो पैटर्न आ रहा है उस टाइम पे एसएससी में। स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा था, पॉलिटिक्स के 2 या 3 सवाल थे, तो बाकी चीज़ों को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था। मार्क्स कितने थे आपके लगभग? प्रो मार्क्स मेरे 140 थे। 140 थे, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे आपको अलाउंस ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे रिस्क नहीं होगा वहाँ पे आपको जो अपनी नेट सैलरी बनती है वही मिलेगी। सबसे बेस्ट वो एसएससी के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी पोस्ट निकाल रहा है, एनसीबी निकाल रहा है कि नहीं, एसएसएफ निकाल रहा है कि नहीं। तो सबसे ऊपर जो आप रखना चाहोगे वो एसएसएफ या एमसीबी में से रखिए। उसके बाद जो मैंने रखी थी वो सीआईएसएफ थी, उसके बाद एसएसबी थी, फिर आईटीबीपी थी, फिर सीआरपीएफ थी, फिर आसाम राइफल और फिर बीएसएफ थी। ट्रेनिंग टाइम पे शायद मुश्किल। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में बेटा, जिसका नाम है अतुल्य पाठशाला। और हम बेटा यहाँ पर जो है एक ऑफलाइन कोचिंग भी रन करते हैं उत्तराखंड कोटद्वार के अंदर, जिसका नाम है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। तो बेटा देखो आज जो है हम यहाँ पर बीच में है एक जो है राजस्थान का लड़का है जिसका नाम है नितिन, और इनका बेटा आईटीबीपी में सिलेक्शन हो चुका है। ये पहले से ही आईटीबीपी में अभी कार्यरत है, ये काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो बच्चों आज जरा जानते हैं इनके बारे में कि इनका एक्सपीरियंस क्या क्या रहा वहाँ पर जॉब्स के बारे में, और इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, और इन्होंने पढ़ाई कैसे करी वो भी जानते हैं। इनका बेटा 2024 वाला पेपर था, मतलब 2025 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो आज और इनका अभी ट्रेनिंग जस्ट अभी आपकी खत्म हुई है, और ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपको यहाँ पर ये पॉडकास्ट में दिखते हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन, क्योंकि उसके बाद हम मिल नहीं पाए थे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए थोड़ा अपने बारे में, पहले स्टार्ट करते हैं आपके फैमिली से और सब चीज़ों से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार यादव, और मैं अतुल सर को और आर्यभट्ट कोचिंग को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लगभग 2022 से। और तभी से मैं इनके साथ कनेक्ट हूँ, पढ़ाई में भी और थोड़ा इमोशनली भी। और फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से तो मेरे फादर जो हैं वो फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है। बाकी जो मेरा बेस है, मैं जब कंपटीशन में उतरा था, तैयारी शुरू की थी, तब से ही मैं सर को जानता हूँ, और तब जो भी मैंने अपनी पूरी तैयारी की है वो सर के साथ ही की। हाँ, तो आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आपकी बड़ी कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी जीवनी पहले की जो है बहुत स्ट्रगलिंग रहती है। ये उनमें से एक बच्चा है बेटा। तो आपके फादर और जो मदर हैं वो क्या काम करते हैं? फादर मेरे फार्मर ही है, कभी कुछ काम, कभी ड्राइवरी करते हैं, कभी खेती बाड़ी करते हैं। तो पैसे के लिए या फिर ये लगा लो कि फाइनेंशियली हम थोड़े कमज़ोर हैं, और वो चीज़ कहीं ना कहीं खलती है। कोई बच्चा अगर तैयारी करता है तो पैसे भी लगते हैं, कहीं बाहर भी रहना पड़ता है। मम्मी हाउस वाइफ है, वो भी सिलाई वगैरह करके थोड़ा कुछ काम करके पैसे वैसे जुटाती हैं, और उसी चीज़ को लेकर मेरी पूरी तैयारी हो पाई है। बिल्कुल। तो आपने जो एसएससी जीडी था बेटा आपका, जो उसमें नंबर कितने थे आपके? 150। 160 में से 160 में से बेटा देखो 151 नंबर थे, तो आप सोच सकते हैं और 151 नंबर लाने के लिए क्या हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए उसमें मैथ्स में कितने नंबर थे बेटा आपके? 40 में से 40, रीजनिंग 40। तो देख लो बेटा आप, अब मुझे ना थोड़ा-सा ही बताइए मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। तो बहुत हम बात भी करते रहते हैं, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि मैथ्स वाले अपना क्रेडिट भी ले जाते हैं कि हर कोई मैथ वाला बोलता है कि मैं कै मुझे ये बताना जीके, आपने जीके कैसे पढ़ी? जीके में मैंने सब्जेक्ट को कट कर दिया था, काफ़ी सारे पोर्शन को मैंने कट कर दिया था, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ा था जो पैटर्न आ रहा है उस टाइम पे एसएससी में। स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा था, पॉलिटिक्स के 2 या 3 सवाल थे, तो बाकी चीज़ों को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था। मेरा जो मेन जो टॉपिक थे मेरे, वो स्टैटिक जीके, पॉलिटिक्स थी। उससे उससे आपने क्लियर कर दी चीज़ें। और हिंदी में आपके कितने नंबर थे? हिंदी में मेरे 35 नंबर थे। 35 नंबर थे।
तो बेटा देखो, आप जो है खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर 151 बेटा इनके नॉर्मलाइज़ मार्क्स है। रॉ मार्क्स कितने थे आपके लगभग? रो मार्क्स मेरे 140 थे। 140 थे, ठीक है। तो टफ शिफ्ट रही होगी तभी 11 नंबर बढ़े होंगे। अब यहाँ पर बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी में इनको 151 लाने के बाद आईटीबीपी मिली है, ठीक है। अब हम थोड़ा जानते हैं आईटीबीपी का अंदर का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है इनका। क्योंकि देखो जॉब तो लग गई, जॉब के बाद इन्होंने ट्रेनिंग भी कर ली और ट्रेनिंग के बाद अब ट्रेनिंग आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी पोस्टिंग आपकी कहाँ पर है? फिलहाल मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस क्या है आपका जॉब का वहाँ पर? थोड़ा-सा जो आगे बच्चे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, मान लो कल को लगेंगे, तो क्या-क्या उन्हें मतलब करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, ये बताइए थोड़ा-सा? सभी को पता है कि एसएससी जीडी के थ्रू हम कांस्टेबल रैंक पे जाते हैं, हुँ, चाहे वो बीएसएफ जाए, सीआरपीएफ जाए, आईटीबीपी किसी में भी जाए। वो आपके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी मिलेगी। और कांस्टेबल के रूप में सैलरी आपको शुरुआत में लगभग 40,000 मिलेगी। बाकी अभी फ़िलहाल मैं आईटीबीपी में हूँ, तो लोकेशंस के हिसाब से मुझे अलाउंस मिलता है। जैसे अगर अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, वहाँ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा होता है, 60 तक बन जाती है। बाकी कहीं और जाऊँगा, उत्तराखंड में पोस्टिंग आती है, पोस्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे सैलरी अलग बन जाती है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे आपको अलाउंस ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे रिस्क नहीं होगा वहाँ पे आपको जो आपकी नेट सैलरी बनती है वही मिलेगी। तो नेट सैलरी अभी आपकी कितनी है? 42 42 है और उसके अलावा अलाउंसेस मिला के 19,000 अला 19,000 मतलब 61 अप्रॉक्स आपको मिलती है। 61,000 बेटा इनकी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताइए कि अलाउंस के अलावा और कुछ भी पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं? कुछ मेडिकल सुविधाएँ मिलती हैं आपको, साल में 2 बार आपको ट्रैवल फ्री होता है थर्ड एसी में, रेलवेज़ में। और बाकी अपने परिवार का जो भी कोई बीमार होता है तो वहाँ का आयुष्मान कार्ड अलग बनता है सीएपीएफ का, तो उसके थ्रू आप अनलिमिटेड है जिसका खर्चा। स्टेट गवर्नमेंट का लिमिटेड होता है, वहाँ का हुँ। अनलिमिटेड है, उसके थ्रू आप इलाज फ्री करवा सकते हैं। अपने परिवार में किसी में? परिवार में या रिलेशन में किसी का भी? सिर्फ़ परिवार में, ठीक है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि 8th पे जैसा बोल रहे हैं आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 8th पे में कितनी मतलब सैलरीज़ बढ़ेंगी? इतना हाइक नहीं होगा उससे, हाँ, क्योंकि अभी जो डीए चल रहा है वो 56% पर चल रहा है। जो कांस्टेबल की बेसिक सैलरी है वो 21,700 रुपये है, और उस पे जो 56% डीए लगता है 11-12 हज़ार रुपये वो। बाकी जो अलाउंस होते हैं, हेयर कट अलाउंस मिलता है, मेस कटिंग्स मिलती है, एचआरए मिलता है, होम रेंट अलाउंस जैसा कि, उनको मिला के 42,000 सैलरी बनती है। अब जैसे ही 8 पे लागू होगा उस टाइम पे डीए जो है 0% हो जाएगा, और बेसिक जितना बढ़ेगा, मान लो 21,700 से 40,000 हो रहा है, 42,000 हो रहा है, तो डीए नहीं मिलेगा। बाकी एचआरए और आपका जो बाकी अलाउंस है, हुँ, फूड अलाउंस है, वो मिलेगा, वो भी। जो अभी हमें सुन रहे हैं बस ये। तो मतलब लगभग आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी एसएससी जीडी वालों की आईटी में? अभी जैसे नेट सैलरी 42,000 है, तो लास्ट में हम 50 तक मान 50-52 50-52 उसके बाद वो जो अलाउंस है, तो अलाउंस। मतलब 70 करीबन मतलब ओके 10-15 हज़ार रुपए बढ़ेगी जो सैलरी बढ़ेगी, ठीक है? ये एक्चुअल है बेटा, ठीक है? अब इसके बाद मुझे वर्क बताइए कि मतलब काम क्या रहता है आपका आईटीबी में? आईटीबीपी में काम, हर फोर्स का काम अलग होता है। कभी-कभार आपको इस जॉब में बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, ठीक जॉब है, कभी-कभार आपको लगेगा वर्कलोड की वजह से कि हाँ, बहुत ख़राब काम है। आप छोड़ने का भी आप सोचेंगे कि कोई और जॉब मिल जाए, अपने होम स्टेट में मिल जाए। हालाँकि ये है कि आपको ये जॉब पूरे भारत में घुमा देगी। हर 3 साल में आपकी पोस्टिंग अलग स्टेट में होगी, कहीं आपको इलेक्शन ड्यूटी में कहीं अलग स्टेट में जाना पड़ेगा। तो घूमना बहुत है इस जॉब में। जॉब प्रोफ़ाइल अच्छी है। जॉब प्रोफाइल अच्छी और है, रही बात ड्यूटीज़ की, तो एक कांस्टेबल के रैंक पर जा रहे हैं तो ड्यूटीज़ तो करनी ही पड़ती। ठीक है। इसमें जैसे एसएससी जीडी में हम देखते हैं आईटीबीपी आता है, सीआईएसएफ आता है, उसके बाद एसएसबी एसएसबी आता है ना? और उसके बाद सीआईएसएफ जो है और इसके अलावा इसका बीएसएफ आता है, ठीक है? और एनसीबी तो ख़ैर किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत वाला टॉप 10 टॉप 15 में पूरा होता है ना? तो मुझे बताना इनमें जो कभी कोई बच्चा अगर फॉर्म भरे तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? सबसे बेस्ट वो एसएससी के ऊपर डिपेंड है कि कौन-सी पोस्ट निकाल रहा है। एनसीबी निकाल रहा है कि नहीं, एसएसएफ निकाल रहा है कि नहीं। तो सबसे ऊपर जो आप रखना चाहोगे वो एसएसएफ या एनसीबी में से रखिए। उसके बाद जो मैंने रखी थी वो सीआईएसएफ थी, उसके बाद एसएसबी थी, फिर आईटीबीपी थी, हुँ, फिर सीआरपीएफ थी, फिर आसाम राइफल और फिर बीएसएफ थी। तो सीआईएसएफ की कट-ऑफ कितनी गई थी आपके यहाँ? 152.8 और आपके कितने थे? 150 151। तो सीआईएसएफ ज़्यादा अच्छी है इससे। अच्छा, चलो और इसमें मुझे बताना कि जैसे सीआईएसएफ होता है, वो सीआईएसएफ तो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, जब मेट्रो सिटीज़ में रहेगा, तो उसकी जॉब इसलिए अच्छी मानी जाती है, एज़ कम्पेयर टू बॉर्डर वाली। जी। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अब मैं यहाँ पर आईटीबीपी में हूँ तो मुझे 1 साल में 75 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। जबकि सीआईएसएफ में ऐसा नहीं है, 45 दिन की छुट्टी आप फाड़ सकते हो। वहाँ पर 45 दिन की है।
वहाँ पे सैलरी 13 महीनों की मिलती है या फिर 12 महीने की मिलती है। और जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ के बारे में बच्चे बताते हैं वहाँ ज़्यादा वर्कलोड रहता है, तो ऐसा है? किस में ज़्यादा है, सीआरपीएफ या बीएसएफ में? बीएसएफ। बीएसएफ में ज़्यादा है, कांस्टेबल में। और एसआई में भी? हाँ, वो होता ही हो। दोनों में, मतलब चाहे कोई भी हो, बीएसएफ में ज़्यादा वर्कलोड रहता है, ठीक है। तो आईटीबीपी में जैसे मतलब हम बात करते हैं, तो कभी जो हमारे आईटीबीपी की जैसे फुल फॉर्म बच्चों की रहती है, तो एक बार फुल फॉर्म बताएंगे तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है। और अभी आपके छत्तीसगढ़ पे है, तो ऐसा भी होता है कई बार कि हम सोचते हैं कि हमें पहाड़ी क्षेत्र ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं ऐसा। नहीं है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा हमने इनके बारे में और जाना, तो सबसे पहले अब इनके बारे में ये जानते हैं बेटा कि इन्होंने वहाँ पर जो यहाँ जो उनका काम है वो काम क्या-क्या है, ठीक है? तो काम क्या-क्या रहता है आपका लगभग? काम रोज़ाना की जो दिनचर्या है वो सेम रहती है बिल्कुल। सुबह उठना है, थोड़ा वर्कआउट करना है, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट होता है, उसके बाद जो भी कुछ काम होता है सेंटर के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं वो होता है। या फिर कहीं भी आपको ड्यूटियाँ में बाँट दिया जाता है कि आपको वहाँ पे ड्यूटी करनी है, गेट की ड्यूटी करनी है, वो किया जाता है। और रात को अगर ड्यूटी लग रही है तो वो करनी है। अच्छा, ठीक है। थोड़ा उसके बारे में बेटा और जान नहीं सकते क्योंकि ये आर्मी का वो है, कहीं पता चले हम ही कहीं बाहर निकल जाए। तो बच्चों अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो बेटा देखो इन्होंने तैयारी करी थी उस टाइम पे, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, ये मेरे राजस्थान के स्टूडेंट हैं। राजस्थान में मैंने इन्हें पढ़ाया था, उसके बाद राजस्थान से मैं यहाँ कुछ उत्तराखंड में कोटद्वार में शिफ्ट हो गया था और ये मेरे साथ-साथ यहीं आ गए थे, ठीक है? और इन्होंने यहाँ पढ़ा भी साथ में और बच्चों को गाइड भी किया, मेरे बच्चों को यहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई। तो जो बच्चे निकल रहे हैं उनमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और एक तरह से साथी भी रहे हैं, आप ये मान के चलें, है ना? तो नितिन मुझे बताना कि जो एक बच्चे की जर्नी होती है पढ़ते वक़्त की, वो आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो, क्योंकि 1 साल हो गया है तो थोड़ा-सा इतना याद नहीं रहता। उसमें क्या बोलते हैं, जैसे आपने एसएससी जीडी के लिए चुना और मैं आपको हमेशा समझाता था कि सीजीएल वीजीएल की भी तैयारी करो। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीडी बेहतर है या फिर हमें टाइम लेके अच्छी जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या, मतलब कैसे, मतलब आप अपना सजेशन दीजिए। मेरा अपना सजेशन है, मैं बोलूँगा क्योंकि ये पॉडकास्ट आपका है, तो आपको बताना चाहिए। देखिए, सभी बच्चों की कंडीशंस अलग होती है। किसी को बहुत जल्दी जॉब चाहिए, कोई आता है कि मैं 6 महीने में जॉब लग जाऊँ, मेरे घर की कंडीशन ख़राब है, मुझे पैसे कमाने हैं। कुछ की कंडीशन ये होती है कि नहीं मुझे अच्छी जॉब करनी है। तो जो जिसको अच्छी करनी है मैं तो यही सलाह दूँगा कि वो अपना टाइम लें, 2-3 साल, 4 साल जितना भी आपके पास है अपना टाइम दें आप किसी अच्छी नौकरी के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए, वो तो बेहतर है ही। या फिर जो बोलता है कि नहीं मेरी कंडीशन ख़राब है, मुझे पैसे भी चाहिए, कोई साइड हसल हो, मेरी साइड इनकम हो और मैं तैयारी करूँ आगे इनकम के साथ-साथ, तो उनके लिए एसएससी जीडी बेस्ट ऑप्शन है। तो मतलब एसएससी जीडी में तैयारी कर सकता हूँ। टाइम मिलता है, आप तैयारी करें। नहीं, जैसे कई बार मिथ रहती है बच्चों की कि वहाँ टाइम नहीं मिलता पढ़ाई का, ऐसा कुछ? टाइम मिलता है टाइम मिलता और है, पढ़ने वाला कहीं भी टाइम निकाल सकता ठीक है, और सपोर्टिंग रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो बेटा देखो, आप ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एसएससी जीडी की जॉब ले ली तो उसके बाद आप जो है कोई बड़ी लेवल की तैयारी नहीं कर सकते, आप बड़ी लेवल की तैयारी कर सकते हैं। ट्रेनिंग टाइम पे शायद मुश्किल होता है। हो, टाइम पे मुश्किल होता है। ट्रेनिंग टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो 1 साल का आपका गैप आएगा ही आएगा, तो आपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर मान लो आपने एक एसएससी जीडी की जॉब ले ली और उसके बाद आपको बड़ी जॉब चाहिए, तो आप 1 साल सेट कर लीजिए, 1 साल मुझे ट्रेनिंग में देना है और उसके बाद मैं फिर अच्छे जॉब की तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है? तो बेटा ये आज जो है हमारा पॉडकास्ट इनके बीच में हुआ, तो मुझे एक बात बताना कि पॉडकास्ट में हमने इतनी सारी बातें करी। आप आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि कैसे क्या-क्या करें? तैयारी करते टाइम कभी-कभार लगता है कि छोड़ देनी चाहिए, हुँ, क्योंकि हर किसी बच्चे के प्रॉब्लम होती है, फैमिली में प्रॉब्लम होती है, तो हर किसी के दिमाग में आता है कि मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब कर लूँ, कहीं पर भी काम कर लूँ, 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये कमा लूँ और अपने घर का खर्चा चलाऊँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अगर वो टाइम निकाल लेंगे, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल को टाइम पर अगर आप इस सोच को साइड रख के निकाल लेंगे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए और अगर आप सीरियस होकर 1 साल भी किसी एग्ज़ाम को देते हैं, तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। मतलब वो प इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। चाहे आपका कितना, और नितिन कई बार मैंने देखा है कि आप तो देखो मेरे एक तरह से साथ भी रहे हो, तो कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में निकलते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये होता है बेटा देखो कि डेडिकेशन मेन है और गवर्नमेंट जॉब में सबसे मेन चीज़ है पेशेंस। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, तभी आप जो है पढ़ सकते हो, और थोड़ा फैमिली अगर प्रेशर है तो थोड़ी देर वो प्रेशर बेटा झेल लो। ये फैमिली प्रेशर हमेशा याद रखना, क्या जॉब लग गई
तनख्वाह मिल गई नितिन आपको, उसके बाद भी फैमिली प्रेशर है आज? है? नहीं है। ठीक है, और जैसे मान लो अगर जब हमारी शादी हो जाती है, तो ये फैमिली प्रेशर और बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। तो फैमिली प्रेशर तो रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, ये याद रखना, ठीक है? जब जॉब लग जाती है और उसके बाद मान लो हमने कमाने लग गए, तो कुछ साल तक हमारे पे फैमिली प्रेशर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं, छड़े हो जाते हैं, छड़े जिसे हम बोलते हैं। तो हम जब अकेले हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है हम कुछ भी कर सकते हैं एक तरह से उस टाइम पे, तो उस टाइम पे एन्जॉय करने का टाइम होता है, तो एक यंग एज रहती है, तो उसमें हम बोल सकते हैं उस टाइम पे आप पे प्रेशर नहीं होगा, पर उसके बाद धीरे-धीरे प्रेशर बढ़ता रहता है, आगे जैसे-जैसे एज बढ़ती है। तो इसलिए बच्चों आप ये मत सोचो फैमिली प्रेशर आज आप पे है, हर किसी पे है, ठीक है? उसको दरकिनार करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, ठीक है बेटा? तो हमारा संदेश आपके लिए यही था। आज के लिए इतना ही बेटा, पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में। कांग्रेचुलेशन नितिन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर बेटा।